हेलो बच्चों। बोर्ड की जो अपनी सीरीज मैंने शुरू करी थी उसका पार्ट वन आप लोगों ने देख लिया होगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे मैंने। नहीं देखा है तो आप पार्ट वन देखो पहले। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट टू। पार्ट टू के अंदर मैं तुम्हें ना जितने भी लॉज है ना, जितने भी नियम है फिजिक्स के अंदर जो हमसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, जितने भी नियम है मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है। मैं उन नियमों का आपको नाम बता दूंगा कौन कौन से हैं। नोट्स आप लोगों के पास हैं, सबके पास होंगे नोट्स, या कोई ना कोई बुक आपके पास होगी। तो वहां से आप आराम से उन नियमों को पढ़ लेना। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और वीडियो भी थोड़ी छोटी बनेगी और आपको कम पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। आप अपना ज्यादा ज्यादा टाइम किस में दे सकते हो, पढ़ाई में दे सकते हो। तो मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं वो सारे बता देता हूँ। ऐसे ही अगली वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होंगी वो बता दूंगा, जितने इंपॉर्टेंट ग्राफ होंगे वो बता दूंगा, जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगे फिर एक वीडियो में वो बता दूंगा, और जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे एनसीईआरटी के वो मैं आपको एक वीडियो में मार्क करवा दूंगा। तो इससे 8 तारीख को आने वाला पेपर आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। तो अपने ज्यादा टाइम नहीं लेते तुम्हारा, शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज मैं आपको नियम बता देता हूँ, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से नियम बनते हैं और जो हमें पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, पहला नियम अपना जो पर्टिकुलरली मैं पहला चैप्टर ले रहा हूँ, चैप्टर वन बच्चों ले रहा हूँ मैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना बाद में, ठीक है, जब मैं पूरा बोलूँ पर्टिकुलर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, ताकि आपको याद रह जाए और आपके पास नोट्स अवेलेबल है। आप नोट्स का प्रॉपर यूज करना और वहां से आपको सब कुछ दिख जाएगा। चैप्टर वन बच्चों, भौतिक विज्ञान का अपना पहला चैप्टर। उसके अंदर जो सबसे पहला नियम जो अपने को याद रखना है बच्चों वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ यानी कि कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम। मैं नियम लिख रहा हूं आज, सिर्फ नियम आपको बता रहा हूं कि कौन से चैप्टर से आपको कौन सा नियम पढ़ना है, जो सवाल आपको देगा पेपर में। बच्चों, इसी चैप्टर से जो दूसरा नियम बनता है वो है गॉसस लॉ, गाउस का नियम। गाउस के नियम का कथन आपसे पूछा जाता है, गाउस का नियम। तो दूसरा क्या बनता है बच्चों, गाउस का नियम। ठीक है, ये दो नियम इस चैप्टर से हमारे सामने निकल के आते हैं, जो हमारे लिए एक अच्छा खासा सवाल लेके आते हैं, तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अब बच्चों चलते हैं चैप्टर टू में। चैप्टर टू में, चैप्टर टू हमारा है पोटेंशियल वाला चैप्टर, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पर्टिकुलर चैप्टर से आपको कोई नियम तो नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई नियम नहीं मिलेगा इसमें, किसी भी वैज्ञानिक का कोई कथन नहीं है पर्टिकुलरली, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। इसमें आपको एक चीज मिल सकती है, क्या मिल सकती है, वो मिल सकती है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत। तो नियम के नाम पे मैं सिर्फ नियम बता रहा हूं आज आपको, मैंने पहले ही बोला है कौन कौन से नियम आपको मिलते हैं इसमें। संधारित्र का सिद्धांत, इससे अलावा कोई नियम इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर थ्री में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर वन के आपके जो नियम है ये दो, और चैप्टर टू का जो आपका नियम है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत। चले चैप्टर थ्री पे चलते हैं बच्चों। चैप्टर थ्री, धारा विद्युती की, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसमें आपको बहुत सारे नियम मिलते हैं, बहुत सारे नियम मिलते हैं। शुरुआत हो जाती है ओम्स लॉ से। ओम का नियम जिसको अपन बोलते हैं वो अपने को आना चाहिए, ओम का नियम। ठीक है, दूसरा नियम बच्चों इसके अंदर आपको मिलेगा, ओम के नियम के अलावा इसके अंदर आपको मिलता है, यस क्या मिलता है, केसीएल, किरचॉफ का प्रथम नियम, केवीएल, किरचॉफ का दूसरा नियम। ये दो नियम मिल जाते हैं आपको। क्लियर, केसीएल मिल जाता है, केवीएल मिल जाता है, और ओम का नियम इस चैप्टर में आपको मिल जाता है। इनके कथन हमें याद करने पड़ेंगे, बात समझे। अच्छा, इसी के साथ साथ केसीएल का सिद्धांत, केवीएल का सिद्धांत। केसीएल का सिद्धांत क्या होता है, चार्ज कंजर्वेशन। क्या होता है बच्चों, चार्ज कंजर्वेशन। सिद्धांत याद रखने पड़ेंगे तुम्हें, प्रिंसिपल याद रखने पड़ेंगे, यानी कि आवेश संरक्षण किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, आवेश संरक्षण। केवीएल का प्रिंसिपल बच्चों क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। किस सिद्धांत पे काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो सिद्धांत और नियम, ठीक है, और कथन आपको इसका देखना है, नोट्स के अंदर आपके पास अवेलेबल होगा सबके पास, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, केसीएल का स्टेटमेंट, या बच्चों केवीएल का स्टेटमेंट। ऐसे ही फोर्थ, फोर्थ व्हाइटस्टोन ब्रिज, कोई स्टेटमेंट तो नहीं है, पर व्हाइटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, सिद्धांत आपसे पूछ लेते हैं, तो केसीएल एंड केवीएल, किरचॉफ के दोनों नियम इसके क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। 5 नंबर बच्चों,
सिलेबस में नहीं है लेकिन कुछ पता नहीं लगता आरबीएससी का, तो मीटर ब्रिज सिद्धांत, इसका भी प्रिंसिपल याद रखेंगे। इसका प्रिंसिपल बच्चों क्या होता है, व्हाइट स्टोन्स ब्रिज। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको ओम का नियम, केसीएल, केवीएल, व्हाइट स्टोन ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज, ये 5 मेजर टॉपिक आपको दिखाई देते हैं जिनका आपसे सिद्धांत पूछा जाता है। मैं सिर्फ आज अगेन कह रहा हूँ, प्रिंसिपल और नियमों की बात कर रहा हूँ, लॉज की बात कर रहा हूँ, डेफिनेशंस वगैरह की बात नहीं कर रहा, वो मैं अगले लेक्चर में करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगले चैप्टर की बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। ये आपके चैप्टर 3 के जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं वो आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 4। चैप्टर 4 बच्चों पर्टिकुलरली चुंबकीय क्षेत्र का चैप्टर है। ठीक है, धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसके अंदर काफी नियम अपने को मिल सकते हैं, सिद्धांत मिल सकते हैं। तो सबसे पहला तो है बायो सावर्ट्स लॉ, बायो सावर्ट का नियम। ठीक है, बायो सावर्ट का नियम पहला। दूसरा बच्चों इसमें सिद्धांत मिलता है, नियम मिलता है, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर का नियम, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर का नियम। ये दो मुख्य सिद्धांत आते हैं इसके अंदर, मुख्य नियम आते हैं बच्चों। तीसरा कुछ प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, कौन किस पे काम करता है, जैसे कि सोलेनोइड का प्रिंसिपल आपसे पूछ लेते हैं, सोलेनोइड यानी परिनालिका, परिनालिका का सिद्धांत आपसे पूछ लेते हैं। तो परिनालिका का सिद्धांत बच्चों क्या होता है, एम्पियर का नियम होता है, एम्पियर्स लॉ होता है, एम्पियर का नियम होता है। ठीक है, परिनालिका का सिद्धांत आपसे टोरॉइड का सिद्धांत पूछ सकते हैं। टोरॉइड वैसे हटाया गया है टॉपिक, लेकिन वही बात है, कुछ कह नहीं सकते हम। टोरॉइड का सिद्धांत भी क्या होता है, एम्पियर का नियम होता है, एम्पियर का नियम होता है। ऐसे ही बच्चों आपसे वेग वर्णकर्ता, वेग वर्णकर्ता या वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर का सिद्धांत आपसे पूछा जाता है। वेलोसिटी फिल्टर ये बच्चों किस सिद्धांत पे काम करता है, ये क्रॉस्ड फील्ड के सिद्धांत पे काम करता है, क्रोसित क्षेत्र के सिद्धांत पे काम करता है, क्रोसित क्षेत्र के सिद्धांत पर काम करता है। क्रोसित क्षेत्र क्या होता है, जब विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर होता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस फील्ड या क्रॉसित क्षेत्र बोलते हैं। उस सिद्धांत पे कौन काम करेगा बच्चों, उस सिद्धांत पे वेग वर्णकर्ता या वेलोसिटी फिल्टर काम करेगा। ठीक है, तो ये मुख्य इसके अंदर से आपको नियम मिलके आते हैं पर्टिकुलरली। अच्छा, इसके अलावा बच्चों आपसे क्या सिद्धांत पूछा जाता है इसी चैप्टर में, और बात कर लेते हैं। इसमें आपसे बच्चों पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, गैल्वेनोमीटर का क्या प्रिंसिपल है। गैल्वेनोमीटर का क्या प्रिंसिपल है बच्चों, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है ये कि चुंबकीय बल आघूर्ण जो होता है वो NIAB होता है, मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो NIAB होता है, किसी भी कॉइल के ऊपर लगने वाला। क्लियर, तो ये उसका प्रिंसिपल है, गैल्वेनोमीटर इस पे काम करता है। इसके अलावा आपसे पूछते हैं कि एमीटर कैसे बनाओगे, तो एमीटर बनाने का क्या तरीका होता है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, समांतर क्रम में एक अल्पमान का प्रतिरोध लगा दो, उसको शंट बोलते हैं। तो जब गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्पमान का प्रतिरोध शंट लगाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, एमीटर बन जाता है। अल्पमान यानी कि बहुत छोटी सी वैल्यू का, लाइक बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू का। ये ऐसे ही पूछ लेते हैं इसी चैप्टर में कि वोल्ट मीटर कैसे बनाओगे। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दोगे, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध लगा दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो इस चैप्टर से बेसिकली जो नियम या सिद्धांत मुझे समझ आते हैं, मुझे याद रहते हैं मेरे हिसाब से जो हैं, वो है बायो सावर्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, सोलेनोइड का लॉ, टोरॉइड का सिद्धांत, वेग वर्णकर्ता का सिद्धांत, गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत, एमीटर कैसे बनाते हैं, वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं। क्लियर, इसके अलावा इसके अंदर क्वेश्चंस तो है और, लेकिन नियम और सिद्धांतों की बात करें तो ये मुख्य सिद्धांत इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ बच्चों, चैप्टर नंबर 5 की तरफ। ठीक है, चैप्टर 5, चैप्टर 5 है हमारा चुंबकत्व द्रव्य, चुंबकत्व द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें सिद्धांतों की बात करूं, नियमों की बात करूं, तो इसमें ज्यादा नियम तो आपको नहीं मिलेंगे, पर जो जो है इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों इसमें आता है माइसनर प्रभाव, माइसनर इफेक्ट। क्या आता है बच्चों, माइसनर इफेक्ट, ये पूछ लेते हैं आपसे कि माइसनर इफेक्ट क्या होता है, माइसनर प्रभाव क्या होता है।
ये आपके नोट्स में होगा। सेकंड बच्चों जो आपसे पूछा जा सकता है इसमें, वो है बच्चों क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ यानी क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम ये भी आपके नोट्स में होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है क्यूरीज मॉडिफाइड लॉ। क्यूरीज मॉडिफाइड लॉ, क्यूरी का संशोधित नियम। क्यूरी का संशोधित नियम ये आपसे पूछ लेते हैं इस चैप्टर के अंदर से। और इस चैप्टर से बच्चों आपसे क्या पूछा जाता है, बाकी ये चैप्टर ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही होता है, तो इसके अंदर भी आपसे गॉसस लॉ, गाउस का नियम पूछा जाता है। गॉसस लॉ, गाउस का नियम, ठीक है, गाउस का नियम ये पूछ सकते हैं। ये एक सिद्धांत बनेगा इसमें से, गाउस के नियम का सिद्धांत बन जाएगा। क्लियर, तो ये मुख्य चार। ठीक है, कुलाम का नियम होता है बट वो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको। गाउसस लॉ या गाउस का नियम इसमें से बनता है। क्लियर, तो ये चार बेसिक नियम या सिद्धांत बनते हैं चैप्टर नंबर 5 से। डन, चलिए आगे बढ़े। अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है बच्चों क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर 6 ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या क्या नियम या सिद्धांत बनते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है फेराडे लॉज। फेराडे के दोनों लॉज जो हैं, दोनों नियम है फेराडे के, जो दोनों नियम है वो इंपॉर्टेंट है। पहला नियम दूसरा नियम दोनों इंपॉर्टेंट है, वो लॉ बनते हैं बच्चों। दूसरा इसमें क्या बनता है, दूसरा इसमें लैंजस लॉ बनता है, लैंज का नियम बनता है। और लैंज का नियम किस सिद्धांत की पालना करता है, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण, इसकी पालना करता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, और इस चैप्टर में आपसे क्या पूछ सकते हैं बच्चों, इस चैप्टर में आपसे पूछ सकते हैं, नियमों के नाम पे बात करें तो एडी करंट्स। एडी करंट्स, एडी करंट्स का मतलब भंवर धाराएं। तो भंवर धाराएं किस सिद्धांत पे काम करती हैं, भंवर धाराएं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। और इस चैप्टर से आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे पूछते हैं एसी जनरेटर का सिद्धांत। एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसका सिद्धांत होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और क्या नियम या सिद्धांत इस चैप्टर से पूछते हैं बच्चों, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत आपसे पूछ लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये बन जाएगा इसमें से। चैप्टर 6 में से इंपॉर्टेंट जो बन के आ रहा है हमारे सामने वो ये आ रहा है, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, तो ये कुछ डिवाइसेस जो पूछी जाती है हमसे, सीधा सीधा हमसे पूछेंगे, हम बता सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, छोटी छोटी चीजें हैं। क्लियर, चलिए, तो चैप्टर 6 में से आपके पास कुछ ये नियम सामने निकल के आते हैं, चार ये हो गए, पांचवा आपका ट्रांसफॉर्मर हो गया। समझे, इसके अलावा परिभाषाएं वगैरह तो बहुत है इस चैप्टर में, सूत्र भी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ नियमों की। चलो आगे बढ़े। अगला चैप्टर बच्चों, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7, चैप्टर 7 का नाम क्या है बच्चों, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। इसमें से क्या क्या नियम या सिद्धांत बनते हैं, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल कम है, छोटे छोटे हैं सिद्धांत, इसमें भी कुछ खास नहीं है। इसमें मेन आपका आता है अनुनाद, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। और रेजोनेंस के सिद्धांत पर, अनुनाद के सिद्धांत पर कौन कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं, तो जो हमारा एफएम रेडियो है वो रेजोनेंस को फॉलो करता है। जो मेटल डिटेक्टर है, मेटल डिटेक्टर जिसको अपन क्या बोलते हैं, धातु संसूचक, धातु संसूचक, वो भी बच्चों किस सिद्धांत पे काम करता है, रेजोनेंस के सिद्धांत पे काम करता है। इसके अलावा बच्चों और कोई डिवाइस जो रेजोनेंस पे काम करती है, वो फिल्टर है, जो अपने दिष्टकारी में, रेक्टिफायर में यूज करते हैं, वो भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो एसी के अंदर ट्रांसफॉर्मर कभी छठे चैप्टर में मान लेते हैं, कभी सातवें में मान लेते हैं, तो हमने 6th में डिस्कस कर लिया। बाकी इसके अलावा इसके अंदर आपको कोई और सिद्धांत नहीं मिलेगा, नियम नहीं मिलेगा, तो रेजोनेंस के बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, बाकी इसके अंदर आपको डेफिनेशंस या न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे मिलते ही हैं, डेरिवेशंस भी मिलते हैं, लेकिन सिद्धांत आपका क्या रहता है, रेजोनेंस का सिद्धांत रहता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8,
विद्युत चुंबकीय तरंगे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें सिद्धांत के नाम पे हमारे पास क्या है बच्चों? सिद्धांत के नाम पे हमारे पास, या नियम के नाम पे, एम्पियर मैक्सवेल का नियम है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ है। दूसरा हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल है, इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल हैं। मैक्सवेल की जो चार समीकरणें हैं वो हमारे पास हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। और हमारे पास सिद्धांत के नाम पे इस चैप्टर में कुछ नहीं है। बाकी परिभाषाएं बहुत सारी हैं, जैसे विस्थापन धारा, वो मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा परिभाषाओं के बारे में। विस्थापन धारा हो गई, या बच्चों क्या हो गया अपना, विस्थापन धारा के अलावा इसके अंदर हमें ट्रांसवर्स नेचर, डिस्प्लेसमेंट करंट के अलावा ट्रांसवर्स नेचर, अनुप्रस्थ प्रकृति, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नियम दो ही हैं। आगे बढ़े, चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स। इसमें बहुत सारे नियम हैं। चैप्टर नंबर 9, मैं नियमों की बात कर रहा हूं, परिभाषा की बात नहीं कर रहा। सबसे पहले तो बच्चों आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम, पहला तो यही हो गया नियम, परावर्तन के नियम। फिर जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो दूसरा नियम बच्चों क्या आता है? दूसरा नियम इसके अंदर हमसे पूछा जाता है स्नेल का नियम, लॉ ऑफ स्नेल, स्नेल का नियम। इस चैप्टर से आपको बहुत नियम मिलते हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा, स्नेल का नियम दूसरा ये। ठीक है, तीसरा बच्चों हमसे क्या पूछा जा सकता है? तीसरा हमसे पूछा जाता है इसके अंदर लॉ ऑफ स्नेल के अलावा, तीसरा हमसे पूछते हैं, परिभाषाएं तो बहुत है देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की परिभाषा है, काफी परिभाषा है, मैं नियमों की बात कर रहा हूँ सिर्फ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत पूछ लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल पूछ लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रकाशीय घटना से होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो अपना पर्टिकुलर TIR है या ऑप्टिकल फाइबर है, वो TIR के सिद्धांत पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी सिद्धांत पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों और क्या पूछा जा सकता है नियमों में? इस चैप्टर की अगर हम बात करें, दो मुख्य नियम तो थे, लॉ ऑफ स्नेल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके अलावा इसके अंदर रे ऑप्टिक्स में मुझे, मेरे हिसाब से तो कोई और नियम बचता नहीं है। हाँ, वेव ऑप्टिक्स में ऑब्वियसली है, रे ऑप्टिक्स में ये दो ही मुख्य नियम है, और ऑप्टिकल फाइबर का क्या रहता है? सिद्धांत रहता है। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने अगले चैप्टर पे, वेव ऑप्टिक्स की तरफ। तो चैप्टर नंबर 10, वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। इसमें बच्चों क्या क्या नियम बनते हैं हमारे पास, जो हमारे इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं? पहला अपने पास बनता है हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा बच्चों इसमें आपसे क्या पूछा जाता है? दूसरा आपसे जो नियम पूछा जा सकता है हाइगेंस के अलावा, वो इसके अंदर बनता है ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम। इसके अलावा बच्चों क्या बनता है अपने पास नियम? मेल्स लॉ, मेल्स का नियम। ये तीन इंपॉर्टेंट हो गए, हाइगेन का प्रिंसिपल हो गया, ब्रूस्टर लॉ हो गया, मेल्स का नियम हो गया, मेल्स लॉ हो गया। ये तीन इंपॉर्टेंट इसके अंदर प्रिंसिपल बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आपको अगर लग रहा है कि कुछ और भी है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोई और भी आपको नियम याद आता है कि ये रह गया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, हाइगेंस प्रिंसिपल, ब्रूस्टर्स लॉ, मेल्स लॉ, वेव ऑप्टिक्स में ये तीन नियम अपने पास है। मैं नियम और सिद्धांतों की बात कर रहा हूं, बाकी परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें क्या नियम और सिद्धांत बनते हैं? इसमें सबसे पहले तो हमारे पास बच्चों आ जाता है क्या, कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? एनर्जी कंजर्वेशन। किस पे है? एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। अच्छा, ऊर्जा संरक्षण से मुझे याद आया, इसके अंदर इंटरफेरेंस, व्यतिकरण और डाइफ्रैक्शन, विवर्तन, ये दोनों भी बच्चों ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित होते हैं, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होते हैं। ठीक है, चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन। इसके अलावा इसमें नियम क्या बनते हैं बच्चों? इसमें लेनार्ड्स लॉ बनते हैं, लेनार्ड के नियम बनते हैं। किसके नियम बनते हैं? लेनार्ड के नियम बनते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम भी बोलते हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये अपने को आने चाहिए, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं अपने, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, ये आने चाहिए अपने को। अच्छा, और क्या इसके अंदर बनता है बच्चों? क्वेश्चन अपने पूछा जाए कि
और क्या क्या नियम बनते हैं, तो इसमें डी ब्रोगली की परिकल्पना बनती है, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली की परिकल्पना बनती है इसके अंदर। एक सवाल हमारे पास, चलिए और इसके अंदर क्या पूछ सकते हैं हमसे, इसमें हमसे आइंस्टीन की इक्वेशन पूछ सकते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण पूछ सकते हैं हमसे नियमों के नाम पे। तो ये भी बन गई आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। तो समझे इसके अंदर क्या मुख्य नियम बन रहे हैं, ये 4 नियम बन रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 12 परमाणु, एटम, चैप्टर 12, इसमें नियम बनते हैं। थॉमसन मॉडल क्या है, थॉमसन के बारे में बात कर लेंगे आपसे, थॉमसन मॉडल के मुख्य बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रदरफोर्ड मॉडल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे पूछ सकते हैं, रदरफोर्ड मॉडल के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों क्या पूछ सकते हैं, बोर की परिकल्पनाएं, बोर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों परिकल्पनाएं, ऑल पोस्टुलेट्स, तीनों परिकल्पनाएं आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये 5 पर्टिकुलर, बोर की पहली परिकल्पना, दूसरी, तीसरी, ये पूछ सकते हैं। आगे चैप्टर 13 न्यूक्लियाई, नाभिक, इसमें क्या क्या नियम बन सकते हैं बच्चों, इसमें नियम तो कुछ ही नहीं है, एक होता था रेडियो एक्टिविटी का लॉ बोलते हैं जिसको अपने, वो हटा रखा है बोर्ड ने, तो नियम वगैरह तो इसमें कुछ और बनेंगे नहीं, परिभाषाएं बनेंगी सिंपल सिंपल, वो आपको पर्टिकुलर अगली वीडियो में बता देंगे क्या क्या परिभाषाएं इसमें बनती हैं, क्या क्या आउटपुट्स आते हैं, ठीक है। जैसे नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती हैं, और तो कुछ खास इसमें बनेगा नहीं, ठीक है। तो चैप्टर 13 न्यूक्लियाई में कोई नियम हमें नहीं मिल रहा है। हम चलते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, विच इज चैप्टर 14। चैप्टर 14 के अंदर अगर हम नियमों की बात करें तो हमारा अर्धचालक का चैप्टर है, इसके अंदर भी कोई खास नियम नहीं है। एक है लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं जिसको, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम बोलते हैं इसको, ठीक है। NH गुणा Ne बराबर Ni का स्क्वायर, ये एक नियम बनता है, क्लियर। और तो इसके अलावा अगर हम चलें पर्टिकुलरली स्पेशल पर्पस डायोड की तरफ, वहां पे आपको चीजें मिल सकती हैं, कैसे, जैसे एलईडी का सिद्धांत क्या है, एलईडी का, फोटो डायोड का सिद्धांत क्या है, और फोटो सेल या सोलर सेल का सिद्धांत क्या है, इनके प्रिंसिपल आपसे पूछ सकते हैं। तो एलईडी जो फोटो डायोड है और सोलर सेल है, ठीक है। जो सोलर सेल या फोटो डायोड है, दोनों ही फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे काम करते हैं, किस पे काम करते हैं, फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे, ठीक है, प्रकाश वोल्टता प्रभाव। और जो एलईडी है ना, वो रिवर्स ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे काम करता है, यानी प्रकाश वोल्टता प्रभाव के उल्टे इफेक्ट पे काम करता है, रिवर्स ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट, उत्क्रम पे काम करता है। इसके अलावा हमसे जेनर डायोड का सिद्धांत पूछ सकते हैं। तो जेनर डायोड बच्चों जेनर वोल्टेज या जेनर भंजन के सिद्धांत पर काम करता है, किस पे, जेनर वोल्टेज या जेनर भंजन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और बचेगा नहीं इसमें, सेमीकंडक्टर्स हैं, अर्धचालक, उनकी परिभाषाएं वगैरह हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारा का सारा अपना नियम, जो इंपॉर्टेंट नियम है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपके सामने लेके आ गया, ये रहे, ठीक है। तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक पूरी एनसीईआरटी मैंने कवर करी, सारे नियम आपको बता दिए किस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट नियम बनेगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जिसके अंदर मैं आपको जितनी भी संभव परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं हर चैप्टर की, वो बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना फॉरवर्ड कीजिए, ताकि सबका फायदा हो इस बोर्ड एग्जाम में, और IIM की परिवार से आप जुड़िए रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।